जो अमेरिका में बैठा लोग, यूएस पे मतलब ये यूरोप में बैठा लोग इसको देख नहीं रहे, वो देख रहे हैं कि जो देश खुद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में जी रहा है, उससे खुद जूझ रहा है, वो हमारे साथ क्या लड़ पाएगा। प्रधानमंत्री ड्यूटी है या राष्ट्रपति ड्यूटी है या मतलब मुख्यमंत्री ड्यूटी है, तो ये सब वीआईपी ड्यूटीज हैं, तो इनको भी मैंने किया है। सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों से जो जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, उनसे भी मैं सवाल करना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट उनको पता नहीं कि वो क्यों समर्थन करते हैं, समझ गए, और जो उनका प्रतिरोध करते हैं उनको भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो क्यों प्रतिरोध कर रहे हैं। दोनों ही राजनीति से प्रेरित हैं। प्रतिरोध कर रहे हो, क्यों प्रतिरोध कर रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये बीटर फैक्ट है कि हमारे देश में जाति है, उसमें मतलब शादी करने जाते हैं तब हम जाति खोजते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी उसको वैलिड करता है, हमारी सूचियों में शामिल है, रिजर्वेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो वो उसमें है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। अभी हम जिस शख्स से आपका परिचय कराने जा रहे हैं उनका नाम डॉक्टर अखिलेश कुमार है, जो बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी रहे हैं। वहां से डीएसपी 13 से लेकर 18 तक थे। वहां से इन्होंने इस्तीफा देते हुए शिक्षा का क्षेत्र चुना। अभी वर्तमान में पटना साइंस कॉलेज में जूलॉजी के प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही आप पीछे में देखेंगे तो अलग अलग तरह की किताबें दिखाई दे रही है जो इनके विषय से अलग भी है, उसको भी अध्ययन करते हैं और लगातार छात्रों के बीच में क्लास भी लेते हैं। तो क्या कुछ रहा कि इन्हें पुलिस सेवा से छोड़ के शिक्षा के क्षेत्र में आना पड़ा, और वर्तमान में जो राजनीति में जाति को लेकर जो विचारधारा चल रही है और जातिगत जनगणना या सर्वे कराने की लगातार मांग हो रही है, इन सारी चीजों पर हम खुलकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अनिल जी, आपका अब बात करने आया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सवाल होंगे मैं जवाब दूंगा उनका। सर, पहला सवाल तो ये है कि आप बिहार पुलिस सेवा में थे और पुलिस सेवा एक रौबदार पोस्ट माना जाता है। उसके तहत समाज में बदलाव को लेकर या फिर जो कमजोर तबका है उसको न्याय दिलाने के लिए, तो वो चीजें छोड़कर आपने शिक्षा का क्षेत्र चुना। अभी वर्तमान में पटना साइंस कॉलेज में है, तो क्या इसके पीछे का कारण है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सवाल तो कई बार लोग पूछे हैं मुझसे, मैंने उनका जवाब दिया है और वही जवाब मैं रिपीट करूंगा कि एक पुलिस सर्विस से मुझे कोई शिकायत नहीं है। पहली बात, किसी भी प्रकार का, ना तो वहां पे मुझे किसी सीनियर से कोई प्रॉब्लम हुआ, ना मतलब कोई जूनियर से प्रॉब्लम हुआ, ना पुलिस का जो जॉब का नेचर है उससे कोई दिक्कत था। और जहां सेटिस्फेक्शन लेवल का बात है तो हम पुलिस सेवा में काफी सेटिस्फाइड थे और काफी अच्छा काम कर रहे थे। मेरी उपलब्धियों से इस चीज को देखा जा सकता है कि मैंने कितने काम किए हैं वहां पे। तो अगर किसी व्यक्ति का मन नहीं लगेगा तो वो उस तरह का उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे वहां पे, और वो एक नॉर्मल सा मतलब उनका टेन्योर होगा। मेरा बहुत ही यादगार टेन्योर रहा है, मतलब मात्र 6 साल का करियर में पुलिस के नजरिए से समझिए कि हर तरह के कार्य को मैंने संपादित किया। बड़े लॉ एंड ऑर्डर किए, इंटरनेशनल डेलीगेशन के साथ में हमने बात की, इसके बाद जो इनकाउंटर होता है वहां तक हुआ, तरह तरह के तमाम केसेस मैंने किए, उसको बहुत खुशी खुशी किया मैंने। मतलब जो भी जिम्मेवारी मिली उसका सफलतापूर्वक निभाया। मतलब जैसे जो पुलिस में डाइवर्स वर्क देखते हैं ना, वीआईपी ड्यूटी पढ़ना, मतलब जितना भी तरह का डिफरेंट नेचर का केस होता है, तो ऑलमोस्ट सभी नेचर के केसेस को मैंने किए हैं। और ये मतलब शॉर्ट पीरियड में मेरा किस्मत है। प्रधानमंत्री ड्यूटी है या राष्ट्रपति ड्यूटी है या मतलब मुख्यमंत्री ड्यूटी है, तो ये सब वीआईपी ड्यूटीज हैं, तो इनको भी मैंने किया है। तो और जो नेपाल के साथ में, बांग्लादेश के लोगों के साथ में, एसएसबी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके साथ में भी कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया मैंने। तो इसका मतलब है कि जो वैरायटी ऑफ वर्क है उसको संपादित किया मैंने, और वहाँ काफी मन भी लगता था मेरा। उसके बावजूद जब उतना सेटिस्फाइड थे हम वहाँ पे, और उस लेवल का मेरा मतलब समझिए कि संतुष्टि था, तभी भी मैंने उस जॉब को क्विट किया। उसका रीज़न यही है कि जो मेरे मन में हमेशा से खुद से बातचीत होती रहती है, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि पुलिस का नौकरी है मेरा, एक लिमिटेड दायरा में हम काम कर रहे हैं। मतलब जो अनुमंडल है मेरा, वो सौभाग्य था मेरा कि किशनगंज एक ही अनुमंडल का जिला है, तो वो समझिए जिला का पूरा डोमेन था हमको। लेकिन अगर हमारा देखें तो अनुमंडल स्तर पे हम काम कर रहे हैं, वहां से प्रमोट होंगे तो एसपी बनेंगे, आईजी बनेंगे, इतना तक जाएंगे हम। तो वो हमको ऐसा लगा कि एक लिमिटेड दायरा है, यह काम कोई और भी कर लेंगे, अपना सिस्टम चलता है पुलिस में। तो लेकिन मेरे अंदर एक ताकत है जिसका हम अभी उपयोग कर पा रहे हैं। वो ताकत यह है कि ये जो आप बताए ना कि फ्यूडल, मतलब जो बहुत ठाट बाट कर नौकरी है, तो इससे हमको कोई लोभ लालच नहीं है।
अच्छा। कि कोई पावर का मतलब जो गर्मी होता है उससे कोई लोभ लालच नहीं है, और ये ईश्वरीय शक्ति है और ईश्वर ने मुझे बख्शा है, हम उसको अचीव नहीं किए हैं, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे इस लालच से विमुक्त किया है। तो मुझे लगा, हमेशा हमको लगता था कि जब हम इस लालच से विमुक्त हैं, और मेरे अंदर युवाओं को गाइडेंस देने का एक क्षमता है, जो विशिष्ट क्षमता है, वो सब लोगों में नहीं होता है। हर लोग मतलब मेंटरशिप नहीं दे सकता है, कारण कि उसमें सामने वाले का बात को बहुत पेशेंसली सुनना होता है, उनकी समस्याओं को देखना होता है। हर जो 1 to 1, जैसे आपकी समस्या अलग है, इनकी समस्या अलग होगी, कोई मिस्टर एक्स होगा, उनका समस्या अलग होगा, उनको सुनना, उस अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट करना। तो ये मेरे पास हुनर है और उस हुनर को मैंने अचीव किया है। तो ये ईश्वरीय देन नहीं है, इसको मैंने अचीव किया है अपने अध्ययन से, अपने अनुभवों से, और वो बहुत कारगर है। तो मुझे लगा कि जब मैं आऊंगा युवाओं के बीच में, पुलिस में उतना टाइम नहीं मिलता हमको, हम चाह के भी नहीं कर पाते हैं, छोटे स्केल पे कर पा रहे थे वहाँ पे, बहुत लिमिटेड, क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है वहाँ पे, और जब आप संवेदनशील अधिकारी होते हैं तो आपके पास कोई वक्त नहीं होता है। मतलब हम लोगों ने 18 घंटा काम किया वहाँ पे, और काफी संवेदना के साथ किए। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगा कि मुझे अब इसको छोड़ना चाहिए और एक मजबूत निर्णय लेना चाहिए। मैंने लिए, और इसमें काफी प्रतिरोध हुआ, मेरा फैमिली से लेके रिश्तेदार, मेरे इर्द गिर्द दोस्त, सब लोग इसका समझिए कि प्रतिरोध किए। जो इंटेलेक्ट लेवल पे बहुत ऊंचा है वही वो मेरा सपोर्ट किए मेरे इस डिसीजन को। तो ऐसे बहुत कम लोग थे, तो उनके मतलब समझिए सपोर्ट से, और जो मेरा अपना फैमिली है, जैसे मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उनका काफी सपोर्ट मिला। राजनीति में चूंकि आपका दखल भी रहता है, समाज के बारे में आप सोचते हैं, तो जाति है कि जाति नहीं, अभी राजनीतिक हलकों में भी चर्चा है लगातार। नीतीश कुमार जातिगत सर्वे तो बिहार में कराए ही हैं, देश स्तर पर भी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो क्या आखिर में कारण रहा है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी जाति का सवाल रह रह के राजनीति में उठ रहा है? देखिए, ये इसमें मतलब बहुत मंथन किए हैं हम भी, और बहुत इसमें विचार रहे हैं मेरे भी। मैं सबसे पहला तो एक सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों से जो जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, उनसे भी मैं सवाल करना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट उनको पता नहीं कि वो क्यों समर्थन करते हैं, समझ गए, और जो उनका प्रतिरोध करते हैं उनको भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो क्यों प्रतिरोध कर रहे हैं। दोनों ही राजनीति से प्रेरित हैं। अच्छा, समझ गए, मतलब दोनों को पता नहीं है, जो समर्थन कर रहे हैं उनको भी विरोध करने पता नहीं है। मतलब वो भी मतलब जैसे अगर उनका हार्ट में कोई मेजरमेंट होता तो वो कोई जाति उत्थान के लिए जातिगत जनगणना नहीं कराना चाह रहे हैं। ये मेजरमेंट का मशीन अगर कोई होता तो वो माप लेते आराम से। वो अभी एक वोट बैंक की राजनीति के तहत कर रहे हैं। अच्छा, समझ गए, क्योंकि जो लोग इस चीज का मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, उनके इर्द गिर्द क्या वो इंश्योर करते हैं जातिगत का जनगणना, जाति का जो गणना है लमसम सबको पता है, एग्जैक्ट फिगर ना मालूम हो, लेकिन एक आइडिया तो है सबको। कोई आदमी ये नहीं कर सकता है कि जाति का जो वर्तमान स्थिति है हमको आइडिया नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना मैंने सर्वे से ये हमको उनका इकोनॉमिकल कंडीशन है और आगे की योजना बनाने सही कह रहे हैं। मतलब देखिए, उनका जो डिमांड है उसमें मेरा कोई ये विरोध नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दिल से इसको मानिए। समझ गए, क्या असल कारण है जो दोनों लोग नहीं जानते हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो उनको ये नहीं पता है जो मांग रहे हैं, हम जो समर्थन कर रहे हैं वो पहले इंश्योर नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने इर्द गिर्द। मतलब जिसे मैं यही जवाब दे रहा था कि अगर हमको पता है कि ये अमुक जातियां हैं, इनके पिछड़ी हुई है, तो अपने इर्द गिर्द पहले उनको लेके आ दो, तुम एक रोल मॉडल तो बनो, तब मांगो। जैसे गांधी जी से एक बार पूछा कि चीनी कैसे छोड़े, तो वो बोले एक वीक बाद आना। तो वो उन्होंने खुद पहले अपने जीवन में लागू किया, चीनी खाना बंद किए, चीनी का कंजम्पशन बंद किए, तब जाके वो एक सप्ताह बाद उनको बताया। तो उनसे पूछा कि क्यों एक सप्ताह, बोला मैं खुद ही खा रहा था, तो मैं कैसे तुमको बताता। तो जो आदमी खुद ही उस चीज को लागू नहीं कर पा रहे हैं वो क्या मांग करेंगे। और दूसरा, जो प्रतिरोध कर रहे हैं क्यों प्रतिरोध कर रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये बीटर फैक्ट है कि हमारे देश में जाति है, उसमें मतलब शादी करने जाते हैं तब हम जाति खोजते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी उसको वैलिड करता है, हमारी सूचियों में शामिल है, रिजर्वेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो वो उसमें है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल दीजिएगा। जो पार्टी विरोध कर रही है वही पार्टी जब किसी विधानसभा, किसी लोकसभा में कैंडिडेट खड़ा करती है तो वो जाति के आधार पर खड़ा करती है। जातिगत तो वहां पर देखा जाता है कि आंकड़ा कितना वोट है। अगर मान लीजिए कि उनको इतना ही है जाति से प्रतिरोध, तो आप किसी दूसरे जाति के लोगों को खड़ा कीजिए, एक आप मुहिम चलाइए। आप इस बार सोचिए हम चुनाव हार जाएंगे तो हार जाएंगे, लेकिन हम रैंडम देंगे,
जी। क्या वो करने में सक्षम है? तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी मतलब उसको दिल से विरोध नहीं कर रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं वो भी दिल से समर्थन कर रहे हैं। दोनों राजनीति से प्रेरित है। इन दोनों को इस राजनीति को छोड़नी चाहिए और दोनों को हाथ मिलाकर जो अच्छी बात है उसको करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमारी विधायक संदीप सौरभ से बातचीत हो रही थी, वे बता रहे थे कि राजनीति में जो जातियों का विषय आया है वो समाज से है, राजनीति समाज का रिफ्लेक्शन है। समाज में कहीं ना कहीं जातियां हैं जिसके आधार पर उनमें भेदभाव होता है और उसके कारण जो है सो राजनीतिक पार्टियां उन जातियों का लाभ अपने वोट बैंक के रूप में लेती है। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? और अगर ये जातिवाद को समाप्त करना है या समाज में एक समानता समतावादी समाज का निर्माण करना है तो क्या कुछ सरकारों की भूमिका हो सकती है और सिविल सोसाइटी के लोग उसमें क्या? देखिए, मतलब इसमें तो हर स्टेक होल्डर को भूमिका निभाना पड़ेगा। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है। जो आप बोले सिविल सोसाइटी है, एक आम इंटेलेक्ट पर्सन है, एक जो मान लीजिए बुद्धिजीवी वर्ग है, या एक मीडिया के लोग हैं, प्रोफेसर्स है, वकील है, या बिजनेसमैन है, या पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, युवा हैं, सबको इसमें भूमिका निभाना पड़ेगा। अगर हम लोग मान लीजिए लोहिया जी इसको बोलते थे कि जाति विहीन समाज का निर्माण जरूरी है, अगर हम इस देश को एक मजबूत देश के रूप में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनको खत्म करना पड़ेगा। जब हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे तभी हम पूरी दुनिया के सामने में एक सशक्त देश के रूप में उभर सकेंगे। जब अब देखिए जो हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जातीय कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो क्या आज अमेरिका में बैठा लोग, यूएस पे मतलब ये यूरोप में बैठा लोग इसको देख नहीं रहे? वो देख रहे हैं कि जो देश खुद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में जी रहा है, उससे खुद जूझ रहा है, वो हमारे साथ क्या लड़ पाएगा? उनके लिए तो अपर हैंड है। और इसी का वो लाभ उठा के देश में जो अंग्रेज इतने साल शासन किए तो इसका लाभ उठाए। जो हमारे देश के अंदर में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उनको उन्होंने बढ़ावा दिया और उसी बढ़ावा दे करके फिर हमारे इसको शोषण किए। तो मेरा ये कहना है कि इसमें जब हर लोग सामने आएगा, हर लोग इसको स्वीकार करेंगे, तब जाकर के क्या होगा कि चीजें खत्म होंगी। तरीका क्या होगा? तरीका यही होगा कि मतलब सब लोग सबको स्वीकार कीजिए कि अगर कोई नीची जाति के लोग सो कॉल्ड मतलब सामाजिक रूप से बनाया गया है तो उनको कोई दबाए ना, उनको भी स्वीकार करें। और कोई ऊंची जाति के लोग हैं तो उनको भी कोई ये नहीं कहें कि मतलब हमारा अब तक शोषण किए इसलिए आज इनको हम मतलब डंडा करेंगे। तो दोनों को मतलब एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना हो। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश जो बता रहे थे कि देश में जाति की जो समस्या है वो धीरे धीरे नासूर लेता जा रहा है। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो उसको जातीय समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो ये जाति रूपी कैंसर समाज को इस तरह से ध्वस्त करेगा कि आने वाली पीढ़ियां इसको लेकर पछताएगी और भारत फिर से गर्त में चला जाएगा। राजनीति में पूर्णतः इसका समाधान नहीं दिखता है तो समाज और इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोगों को भी आगे आकर इस पर पहल करनी होगी और काम करना होगा। जो लोग प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको बाकी लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनके अधिकार और संसाधनों में बंटवारे की हिस्सेदारी की जो बात है उन सबको स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। और जो लोग अब तक पिछड़े रहे हैं उनको भी अब अपने मन से नफरत को हटाते हुए साथ में एक टेबल पर बैठ और विचार विमर्श करना होगा, तब जाके इस देश में समता आएगी, समानता आएगी और विकसित देश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अनिल जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और गंभीर विषय पे आपने बात किया और आगे भी हम लोग करेंगे। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे डी पीपल वॉइस के साथ। अगर आपको हमारा खबर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।